हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आज की क्लास और होने वाली है खास, क्योंकि मेरे दोस्तों वनपाल वन रक्षक और पीटीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया एक हूबहू पेपर आपकी स्क्रीन पे है। ऐसा समझिएगा कि भाई ऐसा ही पेपर कुछ जीके जीएस का आ जाए अपने एग्जाम में तो भाई अपन कितने प्रश्न सही कर पाएंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित 2021 पर आधारित। और प्यारे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हूबहू पेपर की भाग संख्या 20वीं आज है मेरे दोस्तों। ये हूबहू पेपर जो है ना, इसमें भी भाग संख्या अपन 20 जो है आज पढ़ने वाले मेरे दोस्तों। जनवरी 1 से शुरुआत की थी और एक बार आपको पता हो तो एक सप्ताह भर के लिए लगातार ये हूबहू पेपर चलाए थे और उसके बाद हर सप्ताह में एक बार ये शुरू कर दिया था अपन ने। तो प्यारे दोस्तों ये भाग संख्या 20वीं है, बिल्कुल काउंटिंग कर सकते हैं और उम्मीद ऐसी है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, शानदार लगेगी। तो दोस्तों 50 में से आप कितने सही करेंगे? मैंने यहाँ पर आपके लिए 35 क्वेश्चन का टारगेट रखा है। अगर आप 35 क्वेश्चन इनमें से सही कर लेते हैं तो भाई बहुत अच्छी तैयारी आपकी, अच्छी तैयारी, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान जीके, इंडिया जीके और सामान्य विज्ञान भी है। और अगर बात की जाए तो भैया 35 जो है ना प्रश्न सही करेंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने आज की क्लास में 35 क्वेश्चन सही किए हैं। वैसे एक बात और बता दूं आपको, राजस्थान जीके के सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि भाई दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है ना स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है? रामेश्वर में, कांची में, या फिर मदुरई में, या फिर श्रवण बेलगोला में? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। जल्दी से आपने अपने दिमाग में देख लिया होगा कि भाई क्या होने वाला है, सही है कि नहीं? चलेगा तो राइट आंसर श्रवण बेलगोला हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, जहाँ पर अशोक ने अंतिम अपने दिन बिताए थे। और अगर मैं आपसे बात करूँ, ये कर्नाटक के भी मैसूर में है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त जो द्रव है पशुओं का अपशिष्ट जो है इसमें प्रयुक्त होता है, या फिर शस्य अवशेष प्राप्त होता है, मतलब प्रयुक्त होता है, या फिर जलीय पादप प्रयुक्त होता है, या फिर वन अवशेष? बायोगैस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों? बस इतना सा क्वेश्चन है, आसान भी तो है। और राइट आंसर हर भाई हर बहन का पशुओं का अपशिष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएगा। कितने सही हुए? 2 या 1 ही। अगला प्रश्न है, धौलपुर शासक को मत्स्य संघ के किस पद पर नियुक्त किया था? दोस्तों ये बताना है, धौलपुर के जो शासक थे उनको मत्स्य संघ के कौन से पद पर नियुक्त किया गया था? दोस्तों मत्स्य संघ जो कि अपने राजस्थान एकीकरण का सबसे पहला चरण था मेरे दोस्तों, है ना? और राइट आंसर सभी का जाना चाहिए, राज प्रमुख के पद पर। सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। कौन से ऑप्शन को? सी ऑप्शन को। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? क्या राजस्थान की स्थलीय सीमा जो है कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4 को, 6 को, या फिर 7, या फिर 5 को? तो प्यारे दोस्तों स्थलीय सीमा जो कितने राज्यों को? 5 राज्यों को जो है स्पर्श करती है। पहला अपना पंजाब जो कि सबसे कम सीमा बनाने वाला 89, और सर्वाधिक मध्य प्रदेश मेरे दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाए 1600 किलोमीटर बनाने वाला। और ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 तो ये हो गए, और एक है यूपी, और एक है हरियाणा, एक है गुजरात। ठीक है, यूपी, हरियाणा और भैया गुजरात, है ना? तो ये भी यहाँ पर सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि भाई कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में, कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बोले सर नागपुर में हुआ था। कांग्रेस का सदस्यता शुल्क जो है कितना निश्चित किया गया था? ये आपको बताना है। 4 आने, 8 आने, या फिर 12 आने, या फिर 1 रुपया? दोस्तों इसमें अधिवेशन में अध्यक्ष जो रहे थे ना, वो कौन रहे थे? राधवाचार्य यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे मेरे दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो सीवी राधवाचार्य। और इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन करके जो है क्या रखा गया था? 4 आने मेरे दोस्तों रखे गए थे। शुल्क कितना निश्चित किया गया था? 4 आने। तो फिलहाल भी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। दिखेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, या कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, या फिर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, या वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। मेरे दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह जो होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का इसका अभिप्राय है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन परिभाषित रूप में भी पूछे जा सकते हैं, तो भैया हर किसी का अभिप्राय, परिभाषा और अर्थ जान लीजिएगा, है ना। चलो अगला प्रश्न है, 70 डिग्री पूरी देशांतर रेखा निम्न में से किस जिले से होकर गुजरती है। अपने राजस्थान का वो कौन सा जिला दोस्तों जहाँ से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो है गुजरती है? तो ये बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या गंगानगर। राइट आंसर की बात करूं, जल्दी से बता दीजिएगा आप भी, और जैसलमेर हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। और जैसलमेर दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है जिसका नाम आप कह सकते हैं कटरा गाँव, है ना। उत्तर में नहीं, अपने पश्चिम का जो है ना कटरा गांव, ये सबसे लास्ट पॉइंट है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट है कि जीव समझोत्री नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? जीव समझोत्री नामक ग्रंथ है जो किसके द्वारा? दोस्तों सुपर फास्ट कर रहा हूँ, एडवांस भी बता रहा हूँ, वैसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ठीक है। मॉडल पेपर है, 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको काउंट भी करने, बस यही कहना चाहूँगा, ठीक है। और जीव समझोत्री नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? संत लालदास जी द्वारा, संत जसनाथ जी द्वारा, या संत रामनाथ जी द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, संत लालनाथ जी द्वारा, ठीक है। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना, रामनाथ की बात करूं मैं, रामनाथ जी की, तो इन्होंने एक यशोनाथ पुराण के नाम से इन्होंने एक रचना की थी। लेकिन संत लालनाथ जी हो जाएगा, जीव समझोत्री नामक ग्रंथ जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। डिग्री देखिएगा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है किस जिले से गुजरती है, बता दीजिएगा। गंगानगर, बांसवाड़ा, चूरू या फिर उदयपुर। 70 डिग्री कहाँ से गुजरती है? बोलेंगे सर जैसलमेर से। तो 30 डिग्री कहाँ से गुजरती है? बोले सर गंगानगर से। तो भाई गंगानगर को लॉक करेंगे। और गंगानगर सा कौन सा वो गांव है जो कि मेरे दोस्तों लास्ट पॉइंट है उत्तर का? कोणा गांव। वेरी गुड। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी? ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है भैया। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी? अष्टमुदी झील, लोनार झील, फतेह सागर झील या लूणकरण झील। दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। लूणकरण अपने बीकानेर में मेरे दोस्तों, है ना। फतेह सागर उदयपुर में है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा अपना लोनार झील। दोस्तों लोनार झील कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, जो कि ये अपने ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। वैसे एक अपने महाराष्ट्र का बुलढाना नाम से जो है, बुलढाना होगा शायद, बुलढाना नाम से जो है एक जिला है, उसमें ये झील है, लोनार झील, ठीक है। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी? सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी? ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों की सेवा की थी? दोस्तों कुल 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी इन्होंने। औरंगजेब से लेकर जो है मोहम्मद शाह तक मतलब कि औरंगजेब 658 से लेकर मोहम्मद शाह। देखिए दोस्तों 1658 से लेकर, जैसे 1707 तक तो औरंगजेब रहे थे और इनका लास्ट रहा था 1748 तक मोहम्मद शाह रहा था। तो इनके बीच में इन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? जो हरे फल आते हैं ना आजकल मार्केट में, उसको पकाने के लिए कृत्रिम रूप से जो पकाया जाता है और उसके लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? एथिलीन या एसिटिलीन या इथेन या फिर मीथेन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, और एथिलीन हो जाएगा राइट आंसर। हर एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आ रहा है मेरे दोस्तों, है ना। चलिए, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है ये बता दो आप। तो दोस्तों जयराज छोटी कहाँ पर है? बोले सर जयराज कल ही पढ़ा था और वो सिरोही में है। उदयनाथ पर्वत चोटी कहाँ पर है दोस्तों? ये उदयपुर में है या सिरोही में या अलवर में या फिर सीकर में। उदयनाथ पर्वत चोटी कहाँ पर है मेरे दोस्तों? काफ़ी भाई मैंने उदयपुर या सिरोही में कन्फ्यूज़ रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये अलवर में है मेरे दोस्तों। कहाँ पर है? अलवर में है
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। मेलघाट बाघ अभयारण्य का कुल क्षेत्र कितना है ये बताना है जल्दी से। मेलघाट बाघ अभयारण्य का जो कुल क्षेत्रफल है ना वो कितना है। वैसे ये मेलघाट अभयारण्य बाघ अभयारण्य है कहाँ पर, तो भैया महाराष्ट्र में, MH में है, महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना की बात करें 1973-74 में, जब बाघ परियोजनाओं के लिए जो है क्या जो चल रहा था मेरे दोस्तों, मुहिम चल रही थी। और फिलहाल अपन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 1500 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने मद्य निषेध के लिए उल्लेखनीय कार्य किए थे, ये आपको बताना है। मोतीलाल तेजावत ने, गोकुल भाई भट्ट ने, या जय नारायण व्यास ने, या हीरालाल शास्त्री ने। केवल राजस्थान जीके के क्वेश्चन मत देखना, यहाँ पर आपके लिए इंडिया लेवल के क्वेश्चन भी आने वाले आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर, राजस्थान के किस क्रांतिकारी नेता ने मद्य निषेध के लिए उल्लेखनीय कार्य किया, तो भाई गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा राइट आंसर, गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान के गांधी, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के नेता, जी हाँ बिल्कुल। और राजस्थान में प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये रहे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न, जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कृत्रिम रूप से अगर बात करी जाए कि कौन सी गैस जो है वो हरे फलों को पकाने के लिए, तो भैया अपन ने बात की अभी किसकी बात की है, एथिलीन की, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, इतना आसान क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर। नियोन नहीं होगा, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा तो केवल और केवल ए ऑप्शन के साथ क्लोरीन हो जाएगा। कितने सही हो गए अब तक के काउंट करते रहियो। ये मॉडल पेपर है, यहाँ पर काउंट नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको जो है आपका लेवल क्या है ना। डफ और दामन, दमान किसके लोक नृत्य है। डफ और दमान जो है ना ये लोक नृत्य किसके है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। डफ और दमान किसके लोक नृत्य है, पंजाब के हैं या फिर हिमाचल प्रदेश के हैं या फिर ए और ब दोनों या अरुणाचल प्रदेश के हैं। डफ और दमान किसके लोक नृत्य मेरे दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ए और ब पंजाब के भी और हिमाचल प्रदेश के भी है दोनों, ठीक है। ध्यान रखियो बस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अरुणाचल की आप बात करेंगे तो भैया मैं आपको बता दूं, एक तो मुखोटा नाम से लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है, एक अपना युद्ध नृत्य जो है युद्ध नृत्य ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। आगे बढ़ें और अगला प्रश्न है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग जो है रोग हो जाता है। दोस्तों कितने शानदार क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पे पूछे जा रहे हैं। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। विद्युत लेपन उद्योग या कार्बनिक विलायक उद्योग या पेंट विनिर्माण उद्योग या कोयला खान। तो दोस्तों ये जो ब्लैक रंग रोग होता है ना, ब्लैक रंग, ये कोयला खान में, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, एक सिलिकोसिस नाम से जो होता है ना, सिलिकोसिस, वो दोस्तों पत्थर या फिर जो है स्टोन का कार्य करने वाले मजदूरों के लिए ये रोग होता है सिलिकोसिस, और कोयला खानों के लिए ब्लैक लंग रोग हो जाता है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलेगा नेक्स्ट है कि बोन ऐश में होता है, बोन ऐश में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है या फिर फॉस्फोरिक एसिड होता है या कैल्शियम फॉस्फेट होता है या फिर कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट होता है। बोन ऐश में होता है कैल्शियम फास्फोरेट, राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे फिलहाल भी। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जल्दी बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए जल्दी से, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, हाथ को फास्ट चलाइएगा टाइपिंग में। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आप बोलेंगे सर ये जो है ये अपना जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में मेरे दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। और इसका मुख्य जानवर जो है ना बारहसिंगा है। बोले सर अगला प्रश्न, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना कौन से वर्ष में की गई। अब हमें तो नहीं पता कि भाई नवाबगंज पक्षी विहार है ही कहाँ पे, है कि नहीं, ये भी नहीं पता, तो वर्ष कहाँ से याद करेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों जिनको पता है बहुत बढ़िया। और नवाबगंज जो पक्षी विहार है कहाँ पर है ज़रूर बताओ, और कौन से वर्ष में बात की गई है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है सर, मतलब कि इसको घोषित किया गया था। और अगर बात की जाए ये उन्नाव में है मेरे दोस्तों। उन्नाव कहाँ पर है भैया, यूपी में है। चले साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश वृक्ष में भारमल की पुत्री का क्या नाम बताया गया। आपको मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था साहब
ये एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था आपको 2222 प्रश्नों की सीरीज़ में, और फिलहाल 3-4 भाई बहन ऐसे भी है जो अभी भी 2222 प्रश्नों की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। वंश वृक्ष में भारमल की पुत्री का क्या नाम बताया गया है? मानमती, जोधाबाई, हरकूबाई या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ए ऑप्शन, मानमती। दोस्तों इसे शाहीबाई भी कहा गया है, शाहीबाई भी इन्हें कहा गया है। इन्हें हरकाबाई इनका जो खुद का नाम था, स्वयं का नाम था, इनका जो वास्तविक नाम जो था, ठीक है, हरकूबाई था या फिर हरखूबाई था या हरकाबाई था, एक ही बात है, ठीक है। और आपसे बात करूं इतिहास में इन्हें मेरे दोस्तों क्या कहा गया? इतिहास में इन्हें जोधाबाई कहा गया है। क्या? जोधाबाई कहा गया है। और दोस्तों इन्हें उज्जमानी भी कहा गया। उज्जमानी कौन? अकबर स्वयं कहा करता था उज्जमानी। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। और नंबर 23 क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन से क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? वैसे मैं आपसे बात करूं 1958 में इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत कब होती है? 1958 में होती है। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा इनमें से विज्ञान नहीं होगा और अपना साहित्य भी नहीं होगा। और साहित्य में तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सभी को पता है ना। चलिए, और इसमें सामाजिक सद्भाव भी नहीं होगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। और साहित्य में ज्ञानपीठ दिया जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर देना, संगीत क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 24, राजस्थान का क्षेत्रफल देखिएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों 34/39 वर्ग किलोमीटर है, जो भारतीय कुल क्षेत्रफल का। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है और यहाँ पर इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। और राजस्थान आपकी स्क्रीन पे भी है। तो भैया राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है ना, ये 10.41 है। कितना है? 10.41 है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने प्रतिशत है, तो 11% भी पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों। और राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें एक वर्ग मील में, तो भैया कितनी है? 1,32,140 वर्ग मील है। 1,32,140 वर्ग मील है राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में। और 34/39 जो है इसमें है, ठीक है सर। अगला, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर या फिर जन्म पर या व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर। तो दोस्तों राइट आंसर, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो भैया राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यवसाय पर थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कौन सी है? इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कौन सा है दोस्तों, ये बताना है जल्दी से। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी क्लोरोफ्लोरो कार्बन ये ग्रीन हाउस है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों क्या है? तीनों ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए तो। नेक्स्ट आता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ये आपको बताना है राइट आंसर। देखिएगा दोस्तों, राइट आंसर वैसे गौतम बुद्ध कह लो या भगवान बुद्ध कह लो, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में होता है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म ये किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का जो रूमीन देई स्तंभ है ना, इसके द्वारा जो है हमें क्या अंकित किया जाता है कि भाई इनका जन्म यहाँ पर इसमें से है ना। राइट आंसर ध्यान रखना ये ऑप्शन। क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार जो है ना किससे संबंधित है दोस्तों? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वनपाल वन रक्षक के लिए तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? वन्य जीव सुरक्षा हो जाएगा या फिर जल संरक्षण? तो राइट आंसर होगा वन्य जीव सुरक्षा, है ना, वन्य जीव सुरक्षा हो जाएगा राइट आंसर। इसके लिए एक क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित दिया जाता है उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को। अगला है, एरोसोल का उदाहरण क्या है? एरोसोल का उदाहरण क्या है? दूध है, नदी का जल है, धुआं है या रुधिर है? एरोसोल का उदाहरण भैया क्या हो जाएगा? कितना आसान क्वेश्चन है। दूध नहीं, नदी का जल नहीं, रुधिर नहीं, धुआं हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बिलगिरी रंगा मंदिर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बिलगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस प्रदेश में है? तो भाई केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है बता दो।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। बिलगिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्नाटक। इसको दोस्तों बात की जाए 540 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना की बात करूँ 1974 में हुई थी। ठीक है, तो फिलहाल सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है? इनमें से कौन से शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त मौर्य को, या अशोक को, या फिर कनिष्क को? राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। देखिए शिलालेखों का जनक जो है ना, अशोक को कहा जाता है। सी ऑप्शन लॉक करेंगे। अशोक के लगभग 14 शिलालेख है दोस्तों जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, मौर्य वंश के शासक हुए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? खेलने की ललक होती है, या चैलेंज होता है, या फिर निरंतरता होती है, या फिर अखंडता होती है? ओलंपिक चिन्ह का जो अर्थ निकलता है ना दोस्तों, वो होता है निरंतरता, निरंतरता बनाए रखना। ठीक है, तो फिलहाल सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले पर पड़ती है? तो भाई इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, है कि नहीं। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले पर पड़ती है मेरे दोस्तों? और सर्वाधिक सीधी कहाँ पर पड़ती है? तो बांसवाड़ा वगैरह वहाँ पर। और सर्वाधिक तिरछी जो पड़ती है, ये पड़ती है भैया यहाँ पर अपने गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को, चूहों के विष का रासायनिक नाम है। चूहों के विष का रासायनिक नाम जो है वो जिंक ऑक्साइड है, या लेड नाइट्रेट है, या फिर लेड नाइट्रेट? दो ऑप्शन दे दिए, क्या एक को हटा देते हैं? ठीक है, एक को हटा देते हैं और अब आप बता दीजिएगा राइट आंसर। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, या फिर जिंक फॉस्फाइड? इनमें से राइट आंसर, तीनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर भाई हर बहन को लास्ट तक बने रहना है। देखिएगा ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये देखना है। अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो आपका जीरो जो है होगा सही, क्योंकि आपने पूरा नहीं देखा। जी बिल्कुल, देखिए तेलंगाना राज्य में स्थित अभ्यारण्य है पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, या सिमलीपाल अभ्यारण्य, या इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तेलंगाना राज्य में स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? तो भैया तेलंगाना राज्य में स्थित अभ्यारण्य इनमें से पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, ये अपना तेलंगाना में है। वैसे ही तेलंगाना में एक और है कावला वन्यजीव नाम से, कावला वन्यजीव नाम से भी यहाँ पर अभ्यारण्य एक। दोस्तों ये सिमलीपाल कहाँ पर है? ओडिशा में, ओडिशा में है ना सिमलीपाल। और ये भैया इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, तो ये अब नाम चेंज किया गया जिसको तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में है ये तो भैया। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और अगला प्रश्न नंबर 36, राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? अरे वाह क्या बात है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को। सभी टाइगर जवाब देंगे। राजस्थान में पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? अतिथि देवो भव, अतुल्य राजस्थान जाने, क्या दिख जाए पधारो हमारे देश? राइट आंसर इसी को करेंगे, डी ऑप्शन को, पधारो हमारे देश। एक बार बीच में ये कर दिया था अतिथि देवो भव, लेकिन इसको हटा के वापस पधारो हमारे देश कर दिया है। और अगला प्रश्न, सनाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सनाद्री पर्वत श्रेणियाँ दोस्तों, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भैया पश्चिमी घाट, हिमाद्री, अरावली, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इतना आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, तो राइट आंसर अपन कौन से ऑप्शन को करेंगे? पश्चिमी घाट को करेंगे। बिल्कुल जी हाँ, राइट आंसर आपका यही होगा। दोस्तों ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर जो है लास्ट कन्याकुमारी तक ये समाप्त होता है, मतलब बीच में गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मोरिजा बनोला छोमू। ये क्वेश्चन दोस्तों ये आपको पहले भी दे चुका हूँ। मोरिजा बनोला और छोमू किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? तो लोहा, सीसा, टंगस्टन, तांबा। लोहा, सीसा, टंगस्टन, तांबा। राइट आंसर होगा लोहा। टंगस्टन के लिए तो भैया डेगाना प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सी ऑप्शन। और खेतड़ी जो है तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है भैया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उत्तर पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी भाग में, या दक्षिणी पठारी क्षेत्र में, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है ना, वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है।
जहाँ पर दोस्तों ये कंटीले वन यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा जो होती है वो वनस्पति को नष्ट ही कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, या ओजोन होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? राइट आंसर बता दीजिएगा। और सही आंसर 40 का आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। जो भी भाई बने है ना 40 नंबर पे है ना, बिल्कुल ध्यान रखियो 40 में से आपके कितने सही हुए। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जीण माता का दूसरा मंदिर नागौर के कौन से गांव में? पहला नहीं पूछा है, पहला तो सब जानते हैं कि सर ये रेवासा में है, और सर जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में, हाँ, लेकिन ये दूसरा मंदिर नागौर के कौन से गांव में है? मागोट में, या फिर डेगाना, या नावा, या फिर पीपासर? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। वेरी गुड, जो भी भाई बने बता रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन डेगाना में है मेरे दोस्तों। कहाँ पर है? डेगाना में है। गोट मांगलोद की बात करें, गोट मांगलोद की, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों एक मंदिर है जिसका नाम है मंदिर का दधिमती माता, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो सागरीय खरपतवार सीवेड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों राइट आंसर, सागरीय खरपतवार जो है ना ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहे का है, या फिर क्लोरीन का, ब्रोमीन का, या फिर आयोडीन का? तो भाई सागरीय खरपतवार किसका होगा? इतना आसान क्वेश्चन है, तो भाई ये इन तीनों में से नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा अपना आयोडीन के साथ। किसके साथ जाएगा? आयोडीन के साथ। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में विधान परिषद है? निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, या उपरोक्त सभी? निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? तो भैया राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निम्न में से किन राज्यों में विधान परिषद है? दोस्तों ये तो सभी में है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या सभी में है विधान परिषद? तो भैया सभी में है ना। चलिए अगला है कि देखिए दोस्तों, मांगलिक कार्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपके लिया है 2222 प्रश्नों की सीरीज से, तो अब आप गलत नहीं करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर। निम्न में से किन राज्यों में किन कार्यों का प्रारंभ कब से, मांगलिक कार्यों का प्रारंभ कब से माना जाता है? निम्न में से, ठीक है, ये आपको बताना है। राइट आंसर देव उठनी 11 या देव झूलनी 11 या फिर देव श्यानी 11 या फिर उपरोक्त सभी? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, देव उठनी 11 हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे दोस्तों। कौन से ऑप्शन को? ए ऑप्शन को। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, अगर आपको याद है तो। देव उठनी 11। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को जो है ना, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या फिर अशोक ने, या बिंदुसार ने? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे 305 की बात है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको यहाँ से खदेड़ा था बाहर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी शासक सेल्यूकस और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, उसके बाद संधि भी हुई। सेल्यूकस ने अपनी जो पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त से करवाया था, ठीक है। और प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? ये बताना है आपको आंसर। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है झालावाड़ में, अलवर में, या जैसलमेर में, या फिर सीकर में? तो खड़ीन की बात की जाए तो भैया जैसलमेर हो जाएगा, और ब्राह्मण जो है परिवार ने इसको शुरू किया था, ऐसा माना जाता है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, तिरुपति तिरुमाला का मंदिर किस राज्य में स्थित है? और दोस्तों जल्दी से आंसर भी बनेगा, देखिएगा 27 मिनट हुए अभी तक और अपने 47 क्वेश्चन पढ़ लिए। तिरुपति तिरुमाला का मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, या महाराष्ट्र? तो दोस्तों ये तिरुपति तिरुमाला का मंदिर जो है ना, ये अपना ए ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चित्तूर जिले में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है, और इसे टेम्पल ऑफ 7 हिल्स के नाम से भी जानते हैं। टेम्पल ऑफ 7 हिल्स के नाम से भी जानते हैं। अगला 48, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की जो गांधार शैली पनपी थी ना, किसके काल में? हर्ष के काल में, अशोक, या कनिष्क, या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो कला की जो गांधार शैली जो पनपी थी ना मेरे दोस्तों, वो कनिष्क के काल में पनपी थी।
ठीक है, जो कि कुषाण काल माना जाता है, कुषाण काल कनिष्क के काल में, ठीक है। और मूर्तिकला की जो गांधार शैली जो है मेरे दोस्तों, वैसे जो है अगर बात की जाए तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी? दोस्तों नदी का भी एक क्वेश्चन आया है क्या? जी हाँ, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, ये आपको आंसर देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। अभी इसका आंसर दे दीजिएगा नंबर 50 का। नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में, या अमोनिया और ओजोन में, या कार्बन डाई मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में, या फिर कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड में? तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना, वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इतना आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, टफ भी है साहब, है ना, आसान बोल दिया लेकिन टफ क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अब मैं आपको जो दोस्तों जो क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, ये बताना है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है ना मेरे दोस्तों, वो कौन सी है? यमुना, गोदावरी, चंबल या फिर कोसी? सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 49 लिख के आपको आंसर देना है। आंसर आपका क्या होगा? यमुना, गोदावरी, चंबल या कोसी? दोस्तों ये जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद है, आशा है कि आपने जो है 35 से ऊपर सही कर लिए होंगे। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये बाहर आके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चले कि भाई आपका लेवल अब तक कैसा हो गया। जनवरी से आप मेरे साथ जुड़े हुए, तो आपका लेवल कितना जो है अच्छा हुआ होगा, है ना। तो प्यारे दोस्तों ज़रूर बताइएगा। जीके जीएस की एक क्लास थी, मॉडल पेपर था, और आज रात को राजस्थान जीके होगा। और दोस्तों क्लास कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जिनके भी 35 से ऊपर सही हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनके कम हुए कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी करो, अभी भी एग्ज़ाम दूर है मेरे दोस्तों। एक वनपाल वन रक्षक का एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, और पीटीटी की तैयारी करें तो भैया 16 मई को एग्ज़ाम है आपका। और वनपाल की बात करूँ तो दोस्तों अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं है, और जब भी आएगी सिलेबस एकदम आया, कुछ पता चला क्या नहीं, तो एग्ज़ाम डेट भी महीना भर या 15 दिन पहले भी आ सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को जारी रखें, कभी तैयारी को छोड़ना मत कि एग्ज़ाम डेट आएगी और मैं तैयारी करूँगा या करूँगी, ऐसा अपने दिमाग में ये जो है ना, ये कीड़ा रखना ही मत। क्योंकि ऑलवेज इज़ कहना चाहूँगा कि भाई हमेशा जो है निरंतरता बनाए रखनी है, निरंतरता के बिना कुछ भी संभव नहीं है ना। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।